ठीक है भाई, हम 18वां कैरेक्टर आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस का मतलब होता है आपके किरदार की वो खूबी जिसमें आप सब्र करते हैं। ठीक है, सब्र। अब सब्र के जो है वो दो मफहूम है। ठीक है, मफहूम तो एक ही है लेकिन आप उसको दो एंगल से देख सकते हैं। सब्र का मफहूम है आप डट जाएं। सही, आप डट जाएं। सब्र के मायने ये हैं। नॉर्मली हम सब्र के मायने क्या सोचते हैं कि अपने आप को डाउन कर लें, पीछे कर लें, अपनी बात को उससे हट जाएं। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है वो हेलीकॉप्टर खरीदना है, बच्चा कह रहा है, माँ बाप नहीं दिला सकते तो बच्चा कहता है चलो मैं सब्र कर लेता हूँ। सब्र करने का मतलब हम समझते हैं कि हट गया, अपनी ये ख्वाहिश, अपनी ये बात छोड़ देता हूँ। इसको सब्र नहीं कहते। सब्र कहते हैं कि आप अपनी बात को छोड़ नहीं रहे और उसको पूरा करने के लिए जो सामने मसाइल आ रहे हैं ना, उन मसाइल को आप हल कर रहे हैं। यानी वो बच्चा अगर अपने अब्बा से कह रहा है कि अब्बा मुझे हेलीकॉप्टर दिलाएं आप, और अब्बा कह रहे हैं बेटे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो नहीं दिला सकता, तो बच्चा अब ये सोचे कि क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे वालिदैन गरीब हैं, तो हम तो हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते, और वो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात से हट जाए। इसको सब्र नहीं कहते। सब्र इसे कहते हैं कि वो खड़ा रहे, बोले ठीक है मुझे खरीदना है, और एक मसला ये आ गया कि हम गरीब हैं, हमारे अब्बा के पास पैसे नहीं है, तो अब वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं। यानी उसके जहन में हेलीकॉप्टर खरीदना है, खिलौना। सही है, और वही सोच रहा है कि मुझे जो जेब खर्च मिलती है उसमें से आधे पैसे मैं बचाना शुरू कर दूं। तो ये सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं शाम में जो है वो कोई काम कर लूं 2 घंटे किसी के पास, छोटा मोटा। वो ये सोच रहा है कि उसको जितने तोहफे मिले वो सबको मना कर दे कि भाई मुझे कोई तोहफा नहीं दे, आप मुझे पैसे दे दिया करें ताकि मैं क्या जमा करता चला जाऊं। यानी उसके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट है कि उसे हेलीकॉप्टर लेना है, इससे वो बाज नहीं आया है या इससे वो हटा नहीं है। लेकिन जो मुश्किलात हैं रास्ते की, उन मुश्किलात को वो एक एक करके क्या कर रहा है, हल कर रहा है। तो हम बोलेंगे इस आदमी में सब्र है। सब्र के मायने पीछे हटना नहीं है। हम लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी में सब्र का क्या मतलब लेते हैं, पीछे हटो, अरे सब्र करो अल्लाह पे छोड़ दो, ये कहते हैं ना, अरे सब्र करो अल्लाह पे छोड़ दो। ये इंतहाई गलत तस्वुर है कि सब्र करो और अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, आप सब्र करने का मतलब है डट जाओ। जब भी लफ्ज़ सब्र आए आपके जहन में क्या आ जाए, डट जाओ। और अब जो मुश्किलात सामने हैं उन मुश्किलात को फेस करने की कोशिश करो, और उन मुश्किलात को हल करने के लिए जो आप कर सकते हो, अपना रोल प्ले कर सकते हो, वो अपना रोल प्ले करो। तो इसे हम कहते हैं सब्र करना। सही है। अच्छा, इसमें जो रुकावट आती है सबसे बड़ी, एक तो रुकावट मादी आती है। मादी का मतलब पैसे नहीं है, वक्त नहीं है, हालात ऐसे हैं, मौका नहीं है, ऐसा भी होता है। ये मादी मुश्किलात होती हैं। इन मादी मुश्किलात को भी एक एक करके आदमी हल करे। और इसके अलावा जो मुश्किलात आती हैं वो नफ्सियाती हैं। नफ्सियाती का मतलब आपको चिढ़ हो रही है। आपको क्या हो रही है, चिढ़ हो रही है। भाई मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आज मुझे जो है वो फर्ज कीजिए कि किसी जगह पर पहुंचना है, सही है, और वहाँ या बिल भरना है, ऐसे समझो। अब मैं बिल भरने के लिए गया तो वहाँ लंबी लाइन थी, सही है। अब मैं लंबी लाइन, मुझे तो लाजमी बिल भरना, आखिरी तारीख है, और मैं खड़ा हूँ बिल की लाइन के अंदर, सही है। गर्मी भी बहुत है, सही है। अब मैं बोलूँ यार बहुत गर्मी है, लाइन भी लंबी है, चलो छोड़ो, इस मुश्किलात पर सब्र कर लेते हैं, सही है, और बिल नहीं भरते, अगले महीने जब बिल आएगा तो जब भरेंगे। तो ये सब्र नहीं है, क्विट है, क्विट, फरार है। सब्र अलग चीज है, फरार अलग चीज है। सब्र क्या है, मुश्किलात हैं, गर्मी है,
शदीद मसले हैं, मादी मसले भी आप फेस कर रहे हैं और अंदरूनी मसले भी आप फेस कर रहे हैं। जो चिढ़ हो रही है आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो धक्के पड़ रहे हैं आपको, तो आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? आज मैं बिल लाजमी भर के जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों, मेरा ये जो काम है, जो मैंने सोचा है, इस काम को मैं लाजमी पूरा करूंगा। तो हम कहेंगे आप में सब्र है। तो सब्र का मतलब पीछे हटना नहीं होता, सब्र का मतलब डट जाना होता है और उस रास्ते में जो मुश्किलात आ रही हैं, चाहे वो मादी हो, चाहे वो आपकी नफ्सियाती हो, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो या आपके एक्सटर्नल मसाइल हो, आप उन मसाइल को फेस करते हो, उनका हल निकालते हो और उस मकसद को पाने की कोशिश करते हो और उसके लिए खड़े रहते हो। इसे हम क्या कहते हैं? सब्र। जिस आदमी में सब्र होता है हम कहते हैं कि वो साबिर है। एक तो नाम उसको हम कहते हैं बड़ा साबिर आदमी है, ऐसे बोलते हैं बड़ा साबिर आदमी है, ठीक है। और जिसमें सब्र नहीं होता हम कहते हैं बड़ा बेसब्र है। सही है। अच्छा, सब्र की एक मायने तो ये बड़े बड़े मफहूम में ये वाले मायने हैं, और दूसरा मायना ये है अपनी बारी का इंतजार करना। हम कहते हैं ना सब्र करो अभी मिल रहा है, ये तो यहाँ ज्यादातर सब्र जो होता है वो क्या होता है? इंतजार करें, बगैर चिढ़े, बगैर परेशान हुए, बगैर कंफ्यूज्ड हुए आप अपनी बारी का इंतजार करें। सही है। और उस बारी के आने तक आप काम रहें, पुरसुकून रहें, तो हम कहेंगे आप में सब्र है। ठीक है। मतलब लाइन लगी हुई है या खाने के लिए आप बैठे हुए हो, खाना नहीं आ रहा, अभी रोटी तवे से उतर नहीं रही और आप जो है वो प्लेट ले रहे हो और पीट रहे हो, दबादब दबादब दबादब, खाना 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 खाना। सही। तो आपको चिढ़ हो रही है, इंतजार नहीं हो रहा आपसे, तो इसमें भी आपको कहा जाएगा कि बगैर चिढ़े इंतजार कीजिए, जरा ठहरिए, जरा पुरसुकून रहिए। इसके लिए भी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सब्र कीजिए, जरा ठहरिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ के भाग जाइए, जरा ठहरिए में और दस्तरखान से उठ के भाग जाइए में बड़ा फर्क है। आप दस्तरखान पे खाना खाने बैठे हैं, आप खाना खा के उठेंगे ना, ठीक है। तो सब्र के दोनों मायने हो गए, जरा इंतजार कीजिए और फिर डटे रहिए। ऐसा नहीं कि आप बगैर खाए ही उठ जाएं, बोले मैं तो नहीं खा रहा, ठीक है। तो इंतजार का एलिमेंट भी है और अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डटे रहने का एलिमेंट भी इस लफ्ज में शामिल है, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। ये बात समझ गए? अगर एक जुमले में ये बात कहनी हो तो क्या कह सकते हैं? बगैर चिढ़े, यूं कह सकते हैं आप इसको, बगैर चिढ़े अपनी बारी का इंतजार करना, एक तो ये मायने ले सकते हैं, और अपने मकसद के लिए डटे रहना। अपने मकसद के लिए जब मैं कह रहा हूं डटे रहना, तो इसका क्या मतलब है? ऐंठना, गुस्सा करना, लोगों को मारना, मैं तो डटा हुआ हूं। इसका मतलब डटे रहने का मतलब ये नहीं। डटे रहने का मतलब ये कि दोनों मुश्किलात पर काबू पाना। एक्सटर्नल मुश्किलात हैं, उस पर भी काबू पाना, और इंटरनल मुश्किलात हैं। मैंने इंटरनल मुश्किलात क्या? नफ्सियाती मुश्किलात होती हैं। आदमी खौफजदा हो जाता है, आदमी में डर भी आ जाता है, मकसद से हट जाता है, आदमी कम हिम्मत हो के मकसद से हट जाता है, आदमी मायूस होकर मकसद से हट जाता है। ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं है, हालात सही नहीं है, ठीक है, मौके नहीं है। तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स पर भी डटे रहना, खड़े रहना, उसको हल करने की कोशिश करते रहना, मकसद से ना हटना।
और इंटरनल प्रॉब्लम को भी खातिर में नहीं लाना और अपने मकसद को बिल्कुल आंखों के सामने रखना हमेशा, टाइम जितना लंबा हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? तो ये दो मफहूम होते हैं, बगैर चिड़े अपनी बारी का इंतजार करना और अपने मकसद के लिए डटे रहना। बेटे ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान की, सब्र। ठीक है, अगर सब्र ना हो तो कोई आदमी दरख्त नहीं लगाएगा। भाई मैं गुठली डालूंगा आम की, मेरी नजर में है आम खाना, क्या नजर में है कि मैं आम खाऊंगा, तो आज मैंने गुठली डाली, क्या कल आम मिलेंगे? नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पौधा निकल रहा है उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, तो बढ़ेगा, पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, दरख्त में कन्वर्ट होगा। दरख्त में कन्वर्ट होने के बाद 4 साल के बाद उस पर पहली बार बूर आएगा, फिर मैं उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, सही है। उस पर हमला भी हो जाएगा जरासीम का, उस पर जो है वो मक्खियों का हमला हो गया, मैं उनसे बचाने के लिए स्प्रे करूंगा उसके ऊपर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे जहन में क्या है? आम खाना। इसके लिए मुझे सब्र भी करना है और रास्ते में जितनी मुश्किलात आ रही हैं वो उसको भी काबू पाना है। पहली मुश्किल तो यही आ सकती है, अबे यार मैं लगाऊं पता नहीं लगे नहीं लगे। पहली मुश्किल तो ये इंटरनल, मैं कहता हूँ इंटरनल मुश्किलात। हो सकता है कि मैं लगाऊं और कोई बकरी खा जाए। देखो कितनी सारी बातें ना टालने की, नहीं पहले से सोच रहा है। हो सकता है कि मैं लगाऊं और वो धूप में जल जाए, हो सकता है मैं लगाऊं बड़ा तो हो जाए लेकिन फल ही ना आए। तो ये सारे ख्यालात जो उसके इंटरनल चल रहे हैं वो उसको उस आम का दरख्त लगाने और उस आम खाने से रोक रहे हैं। तो जिस आदमी में पेशेंस होता है वो अपने इंटरनल इश्यूज को भी हल करता है और सामने जो एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं, पानी रोज देगा, अगर झुक रहा है तो बांस लगा देगा बांध के उसके साथ, ठीक है, अगर बकरी का डर है तो कांटे लगा देगा। ये एक एक्सटर्नल इश्यूज हैं। मकसद उसके जहन में क्या है? मुझे आम का दरख्त लगाना है और आम खाने। मैं मिसाल देके आपको समझा रहा हूँ। तो ये इस क्वालिटी हर शख्स में होना इंतहाई ज़रूरी है। जिन लोगों में ये क्वालिटी नहीं है वो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकते, वो किसी मकसद की तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सब्र की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। यानी आप जब ताइफ के सफ़र पे गए, देखा ना, और लोगों ने जो है वो आपको पत्थर मारे, आपका पूरा बदन जो है वो खूनम खान हो गया, तो क्या मतलब आपने छोड़ दिया दिन का काम? नहीं ना, लगे रहे, डटे रहे। यानी वो फरिश्ता भी आया कि मैं ये दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, इसमें जितने अफराद हैं सब मर जाएंगे। तो आदमी की नज़र में बदला भी हो सकता है, ये इंटरनल मसला है। मैं बदला लेके बोलूँ इसको सबको ख़त्म करो, जान छोड़ो, नहीं, उनके जहन में ये मकसद नहीं था कि ख़त्म करो। उनके जहन में मकसद क्या था? कि इनके ये लोग मुसलमान हों, ये लोग खुदा के मानने वाले बन जाएं, ये लोग नबी को पहचान लें, ये मकसद था। इतनी मुश्किलात सह रहे हैं, एक्सटर्नल मुश्किलात भी हैं, इंटरनल तो है ही नहीं। अगर होती तो वो उसी वक्त कहते हैं हाँ ठीक है, इन्होंने मुझे मारा, इस सबको मार दो। नहीं, आपने जवाब में ये कहा कि ये मुझे जानते नहीं है, अगर ये मुसलमान नहीं होंगे तो इनकी आइंदा नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो खुदा को मानने वाले होंगे। देखिए दूर निगाह कहाँ तक है। ये बेहतरीन मिसाल है किसकी? सब्र की, कि अपना जो मकसद है, अपने जहन के अंदर जो बात है, उससे आप नहीं हट रहे। आप पर जुल्म हो रहा है, आप उस खूनम खान हो, आप बदला लेने की सलाहियत भी रखते हो, आपके अंदर गुस्सा और जोश भी आ सकता था, लेकिन देखिए कि ना तो इंटरनल कोई मसला मकसद से हटा पाया और ना एक्सटर्नल जो मसले थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकसद से हटा पाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। हम में सब्र ना हो। आप अगर अपनी ज़िंदगी में गौर से देखें, कितनी बातें ऐसी हैं जो आपने सोची और बाद में आप भूल गए या आपने उसे पूरा नहीं किया।
ऐसी कितनी बातें हैं किसी वजह से। वो वजह इंटरनल भी हो सकती है और वो वजह एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो अगर आज भी आप ऐसे ही करेंगे हमेशा कि किसी बात को सोचते हैं, किसी मकसद को अपने सामने रखते हैं और इंटरनल या एक्सटर्नल वजह की बुनियाद पर उसको छोड़ देते हैं, तो आप में पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस का ये तस्वर आपको जहन में रखना है, इंतज़ार का तस्वर भी है और उसके साथ साथ जो है अपने मकसद के लिए डटे रहना, इसका भी तस्वर है। अब हम वादा करते हैं, मैं वादा करता हूं। पहला वादा क्या है हमारा? अपनी बारी का इंतजार करूंगा। अपनी बारी का इंतजार करूंगा। बगैर चिढ़े अपनी बारी का इंतजार करूंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मकसद के हुसूल के लिए, नंबर 2 यही है ना, मकसद के हुसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का सामना करूंगा। हर किस्म की मुश्किलात का सामना करूंगा। ठीक है, नहीं मैंने तो कुछ और लिख दिया है ना, ये 5वां हो गया, चले है ना, ऐसे समझे, ये जैसे क्या हो गया, 5वां हो गया। ये मुसलसल कोशिश जारी रखूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये वो हो गया 5वां। चलें, उसके बाद तीसरा, जो काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा, जो काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा, उसका शिकवा नहीं करूंगा। उसका शिकवा नहीं करूंगा। क्या मतलब होता है इसका? देखो बेटे, जब आप किसी मकसद को अपने सामने रखते हो, ठीक है, और उसकी तकमील के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो रास्ते में बेशुमार चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, बल्कि होता ये है कि हमेशा आप किसी मकसद की तकमील के लिए बढ़ते हो और वो जो आपके सामने मसाइल आते हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, आपकी तवक्को भी नहीं होती कि ये होगा, और वो सामने आ जाता है। समझ में आ रही बात आपको? तो आप अगर उसका शिकवा करने बैठ जाएंगे, ठीक है, आप शिकायतें करने लगेंगे, तो शिकायतें आपको आपके अंदर चिढ़ पैदा करेगी। जो शिकवे का एलिमेंट होता है ये आदमी के अंदर चिढ़ को पैदा करता है, वो भाग जाता है, फरार इख्तियार कर लेता है। ये बात ज़हन में डाल लीजिए आप। जब आप शिकायतें करते हो, जिंदगी से शिकायतें करते हैं लोग, किस्मत से शिकायतें करते हैं, हमारी किस्मत ऐसी थी, निज़ाम से शिकायत करते हैं, हम क्या करें, हमारा निज़ाम ही ख़राब है, सही है। गवर्नमेंट से शिकवे करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये वो शिकवे।
ठीक है, तो जो लोग शिकवे शिकायत में पढ़ते हैं वो साबिर नहीं होते। ठीक है, जो लोग शिकवे में नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं क्या करूँ, हालात ऐसे हैं। सही है, तो हालात ऐसे हैं, इन्हीं हालात में रहते हुए मुझे अपने मकसद तक पहुंचना है। निज़ाम खराब है, इसी निज़ाम की खराबी में रहते हुए मुझे मंजिल तक पहुंचना है, अपने मकसद को हासिल करना है। तो दो बातें होती हैं, जो काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा उसका शिकवा नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें एक बात और है, जो कुछ नहीं बदला जा सकता उसे कबूल कर लूंगा। नंबर 4, ये इसी से रिलेट है। जो कुछ नहीं बदला जा सकता ये बदला ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बदला। जो कुछ नहीं बदला जा सकता उसे कबूल कर लूंगा। क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, जब आप जिंदगी गुजारते हैं, किसी मकसद की तकमील में जा रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बदल नहीं सकते आप। ठीक है, वह हालात खराब है, क्या मैं हालात बदल सकता हूं? अगर मैं एक टीचर हूं और मैंने ये फैसला किया है कि भाई मैं स्कूल डेवलप करूंगा, सही है, तो स्कूल डेवलप करने के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन भी करानी है, स्कूल की रिकग्नाइजेशन भी करानी है। ठीक है, अच्छा, वहां जब मैं जाता हूं तो पता चलता है कि वहां तो पैसों के बगैर और रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता। तो अब मैं ये कहूं कि मैं तो रिश्वत नहीं दूंगा, ये तो सारा निज़ाम खराब है, लिहाजा मैं स्कूल खोलने का फैसला ही क्या कर दूं, बंद कर दूं। ये मैंने क्या करा, जो कुछ नहीं बदला जा सकता मैंने उसे कबूल नहीं किया, मैंने उसकी वजह से अपना प्लान चौपट कर दिया। नहीं, मैं बोलूंगा भाई देखो, ये निज़ाम मैं बदल नहीं सकता, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ जो निज़ाम बदलने की कोशिश करूँ, मैं तो स्कूल खोलने जा रहा हूँ। तो इस स्कूल को खोलने के लिए जो निज़ाम है, जैसा है, मुझे उस निज़ाम में वैसे ही रहते हुए अपने स्कूल की तरवीज करनी है। सही है, हाँ, मैं बोलूँ नहीं मैं तो निज़ाम बदलने ही का काम करूंगा, तो स्कूल में कर दूं बंद और मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं कि जो कुछ बदला जा सकता है, नहीं जो बदला जा सकता है मैं उसको बदलने की कोशिश करूं। फिर मैंने अपना एम बना लिया है कि मैं ये सारे गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनसे रिश्वत खत्म करूंगा। इसके लिए मुझे स्कूल खोलना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, जलसे करने पड़ेंगे, लोगों की राय तब्दील करनी पड़ेगी, लोगों को अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन में ज़्यादा सीटें हासिल करनी पड़ेगी, इख्तियारात हासिल करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, पूरे मुल्क से रिश्वत ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो जो मुझसे बदला जा सकता है उसके लिए मैं काम करूँगा, जो बदला नहीं जा सकता उसे मैं क्या कर लूँगा, कबूल कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। वह ऐसा ही है, इसी में रहते हुए काम करना। ये बात समझ में आ रही है? ये बड़ा मुश्किल है। हमारे एक टीचर थे, मेरे एक दोस्त थे, बाद में टीचर भी बने वो, तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आपका मैट्रिक में क्या ग्रेड आया था? उन्होंने बोला A1। मैंने बोला आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या था? उन्होंने कहा फिजिक्स। मैंने कहा आप क्या बनना चाहते थे? कहने लगे मैं फिजिक्स में मास्टर्स करना चाहता था। मैंने कहा फिर आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर किया? उन्होंने कहा मैंने MA किया है आर्ट्स में। मैट्रिक मैंने साइंस से पढ़ी थी और उसमें मेरा A ग्रेड आया था। फिर मैंने आर्ट्स ले ली, इंटर भी आर्ट्स से करी, ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से करी और मास्टर भी किससे करा? हाँ, वो मुझे देखते थे, मैं फिजिक्स पढ़ाता था बहुत, तो बड़े खुश होते थे, कहते थे यार मैं भी चाहता था फिजिक्स पढ़ना लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ पाए? तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, गौर से सुनिएगा जवाब में क्या कहा। उन्होंने कहा था मैंने जब इम्तिहान दिया था 10वीं का, तो मेरे साथ जिस लड़के ने इम्तिहान दिया था 10वीं का वो मुझसे भी ज्यादा कम अकल था, उसका A1 ग्रेड आ गया और मेरा A आया। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, निज़ाम ही खराब है।
और मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दी। क्या क्या नहीं है उनमें? पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उससे मुतासिर हो रहे हैं। नहीं भाई, जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे एक्सेप्ट कर लें। बोले भाई ये निज़ाम ऐसे ही चलता है। तो बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ज़हीन होते हैं, उनके नंबर बहुत कम आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़हीन नहीं होते लेकिन नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो क्या आप निज़ाम बदल सकते हैं? हम पढ़ना छोड़ दें? ना पढ़ना छोड़ेंगे, ना निज़ाम को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, जो कुछ नहीं बदला जा सकता उसे कबूल कर लूंगा, बस ठीक है, इट्स ओके। फेल हो गया, दोबारा इम्तिहान दूंगा, फिर फेल हो गया, दोबारा दूंगा, फिर फेल हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा, निज़ाम बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर निज़ाम बदलने की कोशिश करूंगा तो पढ़ाई छोड़ूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर पॉलिटिक्स करूंगा। समझ में आ रही बात आपको? तो हमारे यहाँ जहन में डाल लीजिए कि आप जब किसी मकसद की तरफ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदला जा सकता है उस पर कोशिश कीजिए, जिनको नहीं बदला जा सकता उन पर कोशिश मत कीजिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपने दोस्तों में, जब बहस हो रही होती है, अक्सर एक बात कहता हूँ। वो बहस कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर सियासत पर, कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है, या ये सही है वो सही है। वो बड़ी एक आदमी को एक पसंद होता है, दूसरे आदमी को दूसरा पसंद होता है, तो एक दूसरे से कन्फ्रंट्रेशन होना शुरू हो जाती है। मुझसे पूछते हैं आपका क्या ख्याल है, मैं कहता हूँ ये मेरा दायरा नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये मेरा दायरा नहीं है काम का। बड़े हैरान होते हैं, क्या होता है दायरा नहीं है काम का? मैं कहता हूँ भाई देखो, ना मैं इसको बदल सकता, ना मैं इसको बदल सकता, ना मैं इसको अच्छा कर सकता, ना मैं इसको अच्छा कर सकता, क्योंकि मेरा दायरा ही नहीं। मेरा दायरा क्या है? एजुकेशन, बच्चों की तालीम, स्कूल, उनकी तरबियत, और मैं वो काम करूंगा। समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही? अगर हर आदमी अपने दायरे का तयन कर ले कि मैं ये काम करूंगा। मैंने देखा अक्सर लोग, दो लड़के बैठ के बहस कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी है, और लड़ रहे होते हैं। उनसे पूछो क्या तुम पाकिस्तान की टीम को सही कर सकते हो? बोला नहीं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? बोला नहीं। क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? बोलो नहीं। जब तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते ना उस तुम्हें, तो तुम बहस क्यों कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते? बोले मैं तो तालिब इल्म। अबे भाई तो मैथ पढ़ ले इतने टाइम में। ना तुम टीम बदल सकते, ना तुम टीम ज्वाइन कर रहे हो, ना तुम हालात बदलने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हो, और ना ये तुम्हारा दायरा है। आसान तरीका क्या है? ये मेरा दायरा नहीं है। बहुत आसान तरीका होता है, ये मेरा दायरा, इट इज नॉट माई सर्किल, ये मेरा सर्किल नहीं है, ये मेरा काम का दायरा नहीं है। हर आदमी अपने काम का दायरा मुतय्यन करे। और जब दूसरी बहसें हो रही हो, दूसरी तरफ आपको खींचा जा रहा हो, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये मेरे काम का दायरा नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? तो जो कुछ नहीं बदला जा सकता उसे कबूल कर लूंगा। और नंबर 5 आखिरी, अपने वक्त को अक्लमंदी से इस्तेमाल करूंगा। अपने वक्त को अक्लमंदी से इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल, मकसद तक पहुंचने के लिए वक्त का सही इस्तेमाल जरूरी है। आपको हमने वक्त की पाबंदी का एक टॉपिक पढ़ाया था, सही है? तो अगर आप अपने वक्त को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़ाया करेंगे, तो आप अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, तो एक टेक्निक आपकी ये भी होनी चाहिए कि जो ठान ली है आपने जहन के अंदर बात, उस तक अगर आप जा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन इख्तियार करें। अभी एक लफ्ज़ और आएगा डिसिप्लिन, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। एक कैरेक्टर और है डिसिप्लिन, सही, नज़्म ज़ब्त। तो वक्त के सही इस्तेमाल करेंगे आप तो मकसद तक पहुंचेंगे। और अगर वक्त को आप ज़ाया कर रहे हैं, भाई मैं ये बोलूँ मुझे मैट्रिक के अंदर मैथ में 100 में से 100 नंबर चाहिए, ये मेरा एम है, ये क्या है मेरा, अब मैं डट गया इस पे, ठीक है। अब मुश्किलात भी आएंगी। मुश्किलात ये कि लॉगरिथम समझ में ही नहीं आ रहा, मुश्किल है ये, तो इसको हल करूंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल जो मसाइल आ रहे हैं उसको फेस करूंगा, खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा, वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। पता चला कि सारा दिन तो घूमता फिर रहा हूँ,
रात को घर के अंदर 12 बजे दाखिल हो रहा हूं दोस्तों में बैठ के, और मकसद मेरा क्या है कि मैथ के अंदर मुझे 100 में से 100 नंबर लेने। जहां लोगारिथम का सवाल आता फंस जाता है, बंद कर देता हूं। तो चिढ़ रहा हूं, चिढ़ भी रहा हूं, गुस्सा भी आ रहा है, टाइम का सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, इंटरनल और एक्सटर्नल मसाइल हैं उसको फेस भी नहीं कर रहा, और चाह क्या रहा हूं 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपका जो टाइम शेड्यूल आप करेंगे, आपको 100 में से 100 नंबर लेने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने घंटे रोजाना मैथ पढ़ना है। 1 घंटा मैथ रोज पढ़ना है, 2 घंटे मैथ रोज पढ़ना है। और जब आप उसमें बैठे जो मुश्किलात आए तो फोन उठाएं, सर को मिलाएं, सर ये मसला फंस गया जरा आप बता दीजिए, गाइड खरीद के लेकर आएं, ठीक है, इंटरनेट पे जाके देखें इसको कैसे हल करते हैं, यानी फेस करें। इंटरनल मसाइल है उसको भी हल करने की कोशिश करें, जो एक्सटर्नल मसाइल आ रहे हैं, अम्मी ने उठा दिया, जाओ बेटा सौदा ले आओ, इसको भी फेस करें, हल करें। मतलब 1-2 दिन के बाद अम्मी को बताएं कि भाई ये काम मेरा पढ़ने का है टाइम, इसमें इससे पहले आप मुझसे सौदा मंगाएंगी, इसको कह रहे हैं आप हल करना मसला। तो मसला आप हल करेंगे, इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल करेंगे, चिढ़ से बाहर निकलेंगे और टाइम का सही यूटिलाइजेशन करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपके 100 में से 100 नंबर आसानी से आ सकते हैं, वरना आपके 100 में से 100 नंबर कभी भी नहीं आ सकते। तो सब्र का जो मफहूम है वो 2 हो गए, एक तो इंतजार करना, ठीक है, नंबर 2 डटे रहना, ठीक है। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें। इससे पहले आपने सब्र को इस तरह से सोचा था? आपने सब्र का क्या मतलब लिया हुआ था? रुक जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ या छोड़ दो, इंतजार करो। हाँ, ये इंतजार करो तो हम लेते हैं, लेकिन ऐसे भी होता है ना, छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, सब्र करो, रो धो के चुप बैठ जाओ, ठीक है। लड़की की शादी कर दी, चली गई अपने ससुराल में, पता चला सारे ससुराल वाले बदमाश हैं, तो आगे रात घर में बोलती है अब्बा को मेरी शादी कहाँ कर दी। अब्बा क्या कहते हैं, बेटा सब्र करो, अब जो होना था वो हो गया, अब क्या करो, सब्र करो। असल में अब्बा ये नहीं कह रहे होते हैं कि हार मान जाओ, अब्बा कह रहे होते हैं अब बेटा डटी रहो। अगर सब्र आपने सही समझा होगा तो आप क्या समझोगे अब्बा की बात को, कि भाई अब्बा कह रहे हैं बेटा डटी रहो, अब जो तुम्हें सही नहीं लगता उसको सही करो, और जो घर जिस तरह से तुम्हें पसंद है वैसा घर बनाओ। उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलात को हैंडल करो, चिड़ो मत। जो चीजें तुम्हारे दायरे इख्तियार में है वो कर डालो, जो दायरे इख्तियार से बाहर है उसे कबूल कर लो। सही है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। ये तुम काम शुरू कर दो, तुम देखना कि जो जिस घर में तुम शादी होके गई हो वो अगर सही नहीं है तो तुम्हारे सब्र की वजह से, सब्र समझ गए, सब्र में कितनी सारी बातें, ये 5 बातें सब्र में, वो घर तुम्हारे मायार के मुताबिक हो जाएगा। इसलिए बेटा सब्र करो। तो ये सब्र वो वाला सब्र है। अगर ये वाला सब्र का सही मफहूम आपके ज़हन में रहेगा तो आप देखिएगा कि हर माहौल को बदलने के लिए आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।